हाय एवरीवन। तो आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे क्वांटम संख्याओं पर आधारित कुछ सवालों की। और इनमें सबसे पहला सवाल आपके सामने है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमारा पहला सवाल है, यदि n बराबर 3 हो तो l तथा m के मान क्या होंगे। देखिए, अगर आप क्वांटम संख्याओं पर आधारित कोई सवाल कर रहे हैं, कोई आंकिक प्रश्न कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले n का मान निकालना है, उसके बाद l का मान निकालना है, उसके बाद m का मान निकालना है, उसके बाद s का मान निकालना है। आपको सवाल सोल्व करते वक्त इन्हीं क्रम का ध्यान रखना है, इसी क्रम का ध्यान रखना है, n, l, m और उसके बाद s। ठीक है, आप क्रम बिगाड़ोगे तो सवाल खराब हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास n का मान दिया हुआ है, n बराबर 3 है। ठीक है, और हमें पता है जब n बराबर 3 होता है तो l का मान n पर निर्भर करता है। कितने मान होते हैं l के? वो होते हैं 0 से लेकर के n-1 तक। हमारे यहाँ पर जो n का मान है वो 3 है, तो हम रखेंगे 3 - 1 यानी 0 से लेकर के 2। हमारे पास 3 मान आ गए अब l के। कौन कौन से? 0, 1 और 2। ये 0, 1 और 2 कैसे आया है? देखिए, हम बात कर रहे थे 0 से लेकर के 2 तक की, तो हमारे जब 0 से लेकर 2 तक की बात करेंगे तो यहाँ पे 1 भी आएगा, तो इसलिए जो l के मान होंगे वो होंगे 0, 1 और 2। उसके बाद m का मान निकालते हैं। m के मान निर्भर करते हैं l के मान पर। तो यहाँ पर जब l बराबर 0 होगा, यहाँ पर जब l बराबर 0 होगा तो m बराबर भी 0 होगा। कैसे? ध्यान दीजिएगा, जब m के मान निर्भर करेंगे l के मान पर तो होते हैं -l से लेकर के +l तक, यानी जब l का मान 0 तो m का मान भी 0। जब l का मान 1 होगा तो m का मान होगा -1 से लेकर के +1 तक, यानी -1, 0 और +1। l का मान जब 2 होगा तो m का मान होगा -2 से लेकर के +2 तक, यानी कि -2, -1, 0, +1 और +2। तो देखिए, हमारे पास l और m के संभावित मान निकल गए हैं। एक बार इस सवाल को हम और देख लेते हैं। देखिए, हमारे पास n की वैल्यू 3 थी। उसके बाद हमने इस फॉर्मूले से 0 to n-1 l के 3 मान निकाले, जो कि आए 0, 1 और 2। 3 संभावित मान आ गए। अगर हम 0 से 2 के बीच में बात करते हैं तो हम पाते हैं कि इनके बीच में 1 भी आएगा। ठीक है, ऐसे देखिए, l बराबर 0 तो m बराबर भी 0 है, तो होना ही है। जब l बराबर 1 तो m बराबर 3 मान आने हैं। कौन कौन से? -1, 0 और 2 +1। ये कैसे आने हैं? क्योंकि जब l बराबर 1 होता है तो m बराबर होता है -L2 + l। ठीक है, और जब हमने यहाँ पे l बराबर 1 रखा तो m बराबर क्या आएगा? -1, 2 +1, यानी कि 0, -1 और +1 क्या आएगा? -1 से लेके +1, यानी कि -1, 0 और +1। ये वैल्यू आ गई। जब l बराबर 2 था हमारे पास क्या आएगा? -2 से लेकर के, जो m का मान आएगा -2 से लेकर के +2 आएगा, यानी कि यहाँ पर -2, -1, 0, +1 और +2। ठीक है, ये हमारे पास l और m के मान आ गए। हम बढ़ते हैं इसके बाद अपने अगले सवाल पर। तो देखिए, अगला सवाल करते हैं, जो सवाल नंबर 2 होगा। क्या कहता है? निम्नलिखित इलेक्ट्रॉनों की क्वांटम संख्या ज्ञात कीजिए। इसका ए पार्ट होगा सोडियम का 11वां इलेक्ट्रॉन और बी पार्ट होगा सोडियम का 4था इलेक्ट्रॉन, 4th इलेक्ट्रॉन। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जब भी आपको इस तरह सवाल दिए जाएंगे, जैसे कि आपको परमाणु दे दिया सोडियम, ठीक है, आपको सोडियम परमाणु दे दिया। देखिए, सवाल ऐसे भी आ सकता है सोडियम परमाणु का कि सोडियम के उच्चतम ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या ज्ञात कीजिए। क्योंकि अफबाओ के नियम अनुसार जो सबसे आखिरी इलेक्ट्रॉन होगा वही सबसे हाई एनर्जी का, उच्च ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन होगा। इस तरह के सवाल में आप क्या करेंगे? यदि आपको परमाणु दिए जा रहे हैं तो आप क्या करेंगे? उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पर सोडियम का जो परमाणु क्रमांक है वो 11 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे अफबाओ के नियम अनुसार। क्या बनेगा? 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। ठीक है, 1s2, 2s2 और 2p6 और
3s1। ओके, यहाँ पर देखिए 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए पहली शेल में, 8 इलेक्ट्रॉन दूसरी शेल में आ गए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 8 और 10 पूरे 8 और 2 10 पूरे इलेक्ट्रॉन हो गए। उसके बाद जो 11वां इलेक्ट्रॉन आएगा वो यहाँ पर आएगा, 11वां इलेक्ट्रॉन 3s1 में आएगा। तो हमें इसको अलग लिख लेना है। ओके, हमें इसको अलग लिख लेना है। देखिए आपको क्रम वही रखना है, यहाँ पर भी पहले n की वैल्यू ज्ञात करेंगे हम, उसके बाद l की वैल्यू ज्ञात करेंगे, उसके बाद m की वैल्यू ज्ञात करेंगे, उसके बाद s की वैल्यू हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए n जो प्रदर्शित करता है वो कोश को प्रदर्शित करता है। यहाँ पर कोश क्या है 3, तो n की वैल्यू यहाँ पर 3 हो जाएगी। हमारे पास एक फॉर्मूला और है जो है SPDF। ये सब उपकोश है। SPDF, S के लिए L की वैल्यू होती है 0, P के लिए होती है 1, D के लिए होती है 2 और F के लिए होती है 3। यहाँ पर हमें पता है जो इलेक्ट्रॉन है 11वां इलेक्ट्रॉन ये क्या है S में आ रहा है, तो S के लिए क्या हो जाएगी वैल्यू 0 हो जाएगी, L की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 है। हमने पिछले सवाल में देखा है अभी, जब L की वैल्यू 0 तो M की वैल्यू भी 0। ठीक है, और S क्या बताता है, जो चक्रण क्वांटम संख्या S है हमारे पास, ये क्या बताता है, मुख्य क्वांटम संख्या कोश को बताती है। जो आपके द्विवंशी यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर है उपकोश को बताती है। ये आपकी बताती है ऑर्बिटल को, जो M है वो बताती है आपकी ऑर्बिटल को कि इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में है, और जो S बताती है वो बताती है इलेक्ट्रॉन के चक्रण को, यानी कि क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा जो 3s में इलेक्ट्रॉन है वो जिस तरह से होगा, यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो क्लॉकवाइज है, पहली बार भरे गया है। हम ऐसे नहीं कहेंगे कि इसकी जो मतलब जो हेड है इसका इलेक्ट्रॉन का वो ऊपर की तरफ है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऐसे भर सकते हो, इलेक्ट्रॉन इस तरह से भर सकते हैं। ठीक है, तो हम ऐसे कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन पहली बार भरेगा यानी कि क्लॉकवाइज है। ये वाला क्या है एंटी क्लॉकवाइज है, तो हम इसको +½ वैल्यू रखेंगे। इसकी 2 ही वैल्यू होती है +½ और -½ यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होगी +½ क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन कैसा है क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज मतलब ये घड़ी की दिशा में घूमता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। ये जो कहता है नाइट्रोजन का चौथा इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन का चौथा इलेक्ट्रॉन। देखिए ऐसे वर्क करेंगे हम जैसे अभी कर रहे थे। अगर हमें परमाणु दे दिया गया, हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना लेंगे। ठीक है, नाइट्रोजन, इस बार हमारे पास परमाणु क्या नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे 1s2, 2s2 और 2p। देखिए 7 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन आ गए तो 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे, 7 हो गए पूरे। ठीक है, अब चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आएगा, ध्यान दीजिएगा। अगर वो ये कहता है कि इसका 7वां इलेक्ट्रॉन या उच्चतम ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन, तो हम इसको लेते हैं क्योंकि 7वां इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आता है। लेकिन अब वो कह रहा है चौथा इलेक्ट्रॉन। ध्यान दो, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आए, तीसरा और चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा, तो हमें इसके लिए इस क्वेश्चन को करना है। ठीक है, चौथा इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है तो इसको हम अलग लिख लेंगे 2s2। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, ऐसे भर देंगे। सबसे पहले वैल्यू किसकी निकालेंगे, एल की वैल्यू, एन की वैल्यू निकालेंगे, मुख्य क्वांटम संख्या। एन क्या होगा 2 होगा, ऐसे ही करना है सवाल को। तो एल की वैल्यू निकालेंगे, एल वैल्यू क्या होगी, एल की वैल्यू देखिए हमारे पास आना है SPDF, तो यहाँ पर S में आ रहा है इलेक्ट्रॉन, तो हम एल की वैल्यू रखेंगे 0। एल की वैल्यू 0, जब एल की वैल्यू 0 तो एम की वैल्यू भी 0। उसके बाद S की वैल्यू निकालेंगे, S की वैल्यू क्या होगी, ध्यान दीजिएगा। अब ये 3rd इलेक्ट्रॉन है और ये 4th इलेक्ट्रॉन है, चौथा इलेक्ट्रॉन। भाई देखिए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए थे, इसके बाद यहाँ पर क्या भरा, तीसरा चौथा इलेक्ट्रॉन, यानी कि तीसरा इलेक्ट्रॉन ही और चौथा इलेक्ट्रॉन ही है, 3rd इलेक्ट्रॉन और ये 4th इलेक्ट्रॉन। इसके लिए पूछ रहे हैं। अब ये क्या है, दूसरी बार भरे गया है। ठीक है, इसकी जो S की वैल्यू होगी वो होगी -½ ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से आपके सवाल के दोनों पार्ट सोल्व हो गए। इस वीडियो में आखिरी सवाल देखेंगे, तो अगला सवाल देखेंगे। तो यहाँ पर ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी ऑर्बिटल संभव नहीं है। देखिए हमारे पास 4 ऑप्शन है, यानी कि 4 सवाल है, तो हम देखेंगे कौन सी संभव है और कौन सी संभव नहीं है। देखिए सबसे पहले मेरे पास 1p है,
देखिए यहाँ पर हमें मेन निकालने हैं एन और एल की वैल्यू, मेन निकालनी है एन और एल की वैल्यू। यहाँ पर देखिए 1p है तो एन की वैल्यू तो यहाँ पर 1 हो जाएगी। एल की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे, देखिए वो सिंपल है, SPDF लिखिए और एल बराबर लिख दिए 0, 1, 2 और 3। यहाँ पर p आ रहा है तो p के लिए क्या होती है 1, p के लिए क्या होती है 1, ओके, p के लिए क्या होती है 1। लेकिन हमने देखा है मतलब 1p के लिए n की वैल्यू क्या आ रही है 1, l की वैल्यू आ रही है 1, ठीक है। लेकिन हमने देखा है अगर n बराबर 1 होती है, n बराबर 1 होती है तो l की संभावित वैल्यू क्या आती है 0 to n-1 निकाल लेंगे हम। 0 to 1-1 n की वैल्यू 1 है तो 0 to 0 यानी कि 0 आएगी मेरे पास। लेकिन यहाँ पे तो l की वैल्यू क्या आ रही है 1 आ रही है, ठीक है। तो गलत है ना ये, तो ये संभव नहीं है। अगर आपको ये बात क्लियर नहीं होती है तो देखिए दूसरा सवाल है 2s में देखेंगे n की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी 2 और l की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, इसके अकॉर्डिंग 0 आ जाएगी, ठीक है। ये वैल्यू आ गई 2s के लिए। अब देखिए यहाँ पर जब n बराबर 2 होता है और हम l की संभावित वैल्यू निकालते हैं तो क्या आएगी 0 to n-1 आएगी, यानी कि 0 to 2-1 0 और 1। तो l की दो वैल्यू आ जाएंगी 0 और 1, ठीक है। तो यहाँ पर n की वैल्यू 2 है तो l की वैल्यू 0 आ सकती है, ओके। जहाँ पर n की वैल्यू 2 है तो l की वैल्यू 1 आ सकती है, ओके। अगर यहाँ पर l 0 होता तो ठीक है ही, n 1 होता तब भी ठीक होता। तो मेरे पास ये संभव है, तो संभव है। 2p भी संभव है, मैंने कहा ना अगर l बराबर 0 तो भी ठीक है, l बराबर 1 तो भी ठीक है। तो हमारे पास नेक्स्ट जो था मेरे पास सवाल में यहाँ पर 2p है तो मैं 2p को भी संभव लिख दूँगा, 2p संभव है। देख लीजिए फटाफट से उसको, n बराबर 2, l बराबर कितना आएगा यहाँ इसके लिए, इसका अकॉर्डिंग 1 आएगा, ठीक है। l बराबर संभावित वैल्यू क्या होती है 0 to n-1, 0 to 2-1, यानी कि 0 और 1, ठीक है। पॉसिबल है, 2s पॉसिबल है और 2p भी पॉसिबल है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है 3f, हमारे पास है 3f, देखिएगा 3f। देखिए n की वैल्यू क्या होगी 3 और l की वैल्यू क्या होगी इसके अकॉर्डिंग, वो भी 3 होगी। यहाँ पर देखिएगा f है तो l की वैल्यू 3, लेकिन क्या संभावित वैल्यू l की आएगी, देखिएगा जब n बराबर 3 तो l बराबर 0 to n-1, यानी कि 0 to 3-1, 0 to 2, यानी क्या आएगी 0 आएगी, 1 आएगी और 2 आएगी, 0 आएगी, 1 आएगी और 2 आएगी। देखिए अगर यहाँ पर l बराबर 1 आता तो भी ठीक था, 0 आता तो भी ठीक था, 2 आता तो भी ठीक था, लेकिन अब क्या है मेरे पास 3 आ रहा है यहाँ पे, तो 3 तो इसमें संभावित वैल्यू में नहीं आ रहा, इसका मतलब यहाँ पर ये संभव नहीं है। जो 3f है 3f ऑर्बिटल यहाँ पर संभव नहीं है। तो हमारे पास 2 ऑर्बिटल में संभव नहीं है, कौन कौन से, एक तो 1p संभव नहीं है और एक 3f संभव नहीं है, 2s भी संभव है और 2p भी संभव है।